दैनिक भास्कर ने आश्चर्यचकित करते हुए खबर लगाई है और वो खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में तमाम यादव और मुसलमान अफसर उन जगहों की तैनाती से हटाए जाएंगे जिन जगहों पर उपचुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश की अगर ये खबर सही है तो ये है नया उत्तर प्रदेश। यहां अफसरों की तैनाती जाति और धर्म देखकर होती है और यह काम वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं जो योगी हैं। और योगी होने की पहली शर्त होती है कि जाति, धर्म, मजहब इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। मगर क्या करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो वो नायाब काम करते हैं जो कोई न कर पाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर उठकर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को एक करके षठ चक्र भेदन के साथ परम ब्रह्म परमेश्वर को अपने में आत्मसात्कार कर लेने वाले योगी हठ योग साधना के बाद भी अगर ये भाषा बोले कि हाँ मुझे गर्व है अपनी जाति पर क्योंकि इसमें तो भगवान भी पैदा होते हैं, फिर किस बात के योगी अगर आप अपनी जाति से ऊपर न उठ पाए। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं। अगर आप अपराधियों के नाम भी सदन में खड़े होकर के यादव और मुसलमान ही पढ़ें और बाकी न पढ़ें तो फिर सवाल बनता है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। सवाल बनता है कि चुनाव आयोग कहां है? क्या इस तरह के फैसलों पर चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान नहीं लेगा? सवाल बनता है कि क्या इस तरह से उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं? और अगर यादव और मुसलमान अफसर हटाए जाएंगे तो जो अफसर लगाए जाएंगे वो किस बिरादरी के होंगे और किसके पक्ष में काम करेंगे? और कहां है वो अफसरों का एसोसिएशन, आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों की एसोसिएशन जो इस पर मौन है? क्यों मौन है वो? और कहां है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो स्वतः संज्ञान लेकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर इस तरह के खतरनाक फैसलों पर भी स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है? आज के वीडियो में इसके पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आज एक सूचना, एक खबर के साथ आपसे मुखातिब हूं और वो खबर ये है कि दैनिक भास्कर ने सुबह सुबह एक खबर चलाई और उस खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के जो अफसर हैं फील्ड पोस्टिंग से हटाए जाएंगे जो यादव और मुसलमान होंगे। दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि उपचुनावों के लिहाज से ये सारे काम किए जाएंगे, फील्ड पोस्टिंग से हटाए जाएंगे यादव और मुसलमान, और आगे यादव और मुसलमान जो होंगे उनकी पोस्टिंग यहां नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी हैं, शुरुआत यहीं से, इस बात को समझने से। योगी होने का मतलब यह होता है कि आपका नाम, आपकी जाति, आपकी पहचान, आपका धर्म, सब कुछ आप छोड़ देते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं और आप योगी बन जाते हैं। आप नया नाम मिलता है जो गुरु आपका नाम देते हैं और उस नाम के मुताबिक आपका सब कुछ आचरण बदल जाता है। आप योग साधना से जुड़े हुए वे शख्स होते हैं जो योग के जरिए केवल पार ब्रह्म परमेश्वर को याद करके उस मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते, वो इड़ा और पिंगला नाड़ियों को सुषुम्ना से जोड़कर षठ चक्र भेदन के साथ, हठयोग साधना के साथ ब्रह्म का दीदार ही नहीं करते, वो इस धरती के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें योगी कहा जाता है। वो योग साधना से, तपस्वी साधना से एक ऐसे चरण में जिंदगी के प्रवेश कर जाते हैं जहां उनके लिए जाति, धर्म, अहंकार, लोभ, लालच, गुस्सा, क्रोध, हिंसा, इन सब से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जो कल तक अजय सिंह बिष्ट थे, यानी उत्तराखंड के ठाकुर बिरादरी से आने वाले परिवार में पैदा हुए थे, जब वो गोरखपुर के गोरख मठ में पहुंचते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं।
लेकिन यही मुख्यमंत्री एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि हां, मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय बिरादरी में पैदा हुआ जिसमें भगवान भी पैदा होते हैं। जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं। उस समय वो योगी होते हैं। वो योगी होते हुए भी कई विवादित बयान भी देते हैं। वो योगी होते हुए भी क्रोध से लबरेज भाषा का इस्तेमाल करते दिखते हैं। वो योगी होते हुए भी अपनी जाति के लोगों को नियुक्त करते हैं विश्वविद्यालय से लेकर सांसद और पुलिस थानों में। अगर उनकी बिरादरी के लोगों की बात करें तो संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता थे, उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स को स्पेशल ठाकुर फोर्स तक का नाम दिया और कहा कि संजय सिंह ने कहा कि लगातार उत्तर प्रदेश में केवल ठाकुरों का वर्चस्व बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने एसटीएफ को स्पेशल टास्क फोर्स को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा तो योगी जी नाराज हो गए। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बांदा यूनिवर्सिटी में एक नौकरी प्रोफेसर की निकलती है जिसमें 15 पदों में से 11 पर केवल ठाकुर भरे जाते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में। यूपी के 30 विश्वविद्यालयों में 22 सवर्ण कुलपति हैं और यह आंकड़ा लगभग 73-74% का बनता है। लखनऊ के 9 विश्वविद्यालयों में 6 सवर्ण कुलपति हैं और 3 ओबीसी। गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज समेत 10 जिलों में सवर्ण कुलपति हैं। और ठीक इसी तरह से पुलिस स्टेशनों और जिले मुख्यालय में तैनात किए गए अधिकारियों के आंकड़े बसावन इंडिया और ऐसे तमाम रिपोर्ट जगजाहिर करती हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा पदों पर, कुछ आंकड़े तो 70 से 80% पदों पर कहते हैं कि उसी बिरादरी के अफसरों की तैनाती है जिस बिरादरी का योगी होने के बाद भी अपना गर्व के साथ पहचान जोड़ते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। और इसलिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब उन अफसरों की तैनाती उपचुनाव वाले इलाकों से हटाएगी जो यादव और मुसलमान होंगे। और जाहिर सी बात है, आगे जब चुनाव होंगे तो उन चुनावों के दरमियान केवल अफसरों की तैनाती ही नहीं हटाई जाएगी। पुलिस के एक अधिकारी से जब मेरी बात हो रही थी, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड यह बात कहा कि जब तक इस देश में आरएसएस और बीजेपी की बेईमानी है, ईवीएम है, तब तक आप इस देश में चुनाव बड़ी आसानी से नहीं जीत सकते, बशर्ते कि जनता ही एकदम बीजेपी को हराने को तैयार हो जाए, जैसा पिछले 2024 के चुनाव में हुआ। जनता खुद इतनी तैयार हो गई थी कि बड़े भारी भरकम वोटों से संविधान बचाने के लिए उन्होंने वोट दिया। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जब पुलिस में केवल अफसर नहीं, डीएम और एसपी नहीं, सीओ और एसएचओ नहीं, उस पुलिस स्टेशन के तमाम लोगों की सूची पहले मंगा ली जाती है कि अमुक अमुक पुलिस स्टेशन पर पोलिंग बूथ जो बने हैं, उन पोलिंग बूथों पर किस सिपाही की ड्यूटी लगेगी। उन सिपाहियों का नाम, उनमें यादव और मुसलमान अगर आप हैं तो आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी। ये काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जो योग साधना से परे हैं, जाति, धर्म, भाषा, इन सब के भेदभाव से ऊपर उठ चुके एक योगी हैं। अखिलेश यादव इस पर गहरी आपत्ति दर्ज करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक टिप्पणी करते हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लिखते हैं कि जब उपचुनावों में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है, तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से रोक नहीं सकता। देखना यह भी है कि इनकी जगह जो अफसर आएंगे, उनकी निष्पक्षता पर मुहर कौन लगाएगा। कितना गंभीर सवाल अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में उठा दिया।
आप जाति देखकर, आप धर्म देखकर पोस्टिंग हटा रहे हैं और पोस्टिंग करेंगे, तो जो आएंगे वो कौन होंगे? क्या वो मनपसंद के लोग नहीं होंगे? ये सवाल जनता के तौर पर आप भी एक बार विचार जरूर करिएगा। इट्स हैपन, आजादी के अमृत काल के भारत में, देश के सबसे बड़े सूबे में खुलेआम जाति और धर्म देख करके शासन और प्रशासन अपना काम कर रहा है। ये नया भारत है, मुबारक हो। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि भाजपा उपचुनाव में अपनी 10 की 10 सीटों के हार के अपमान से बचने का बहाना न ढूंढे। अगर भाजपा जन विरोधी नहीं होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। महंगाई, बेरोजगारी, पुलिस भर्ती, बेकारी, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान और आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भाजपा कब और किसे नियुक्त करेगी? कुछ विशेष अधिकारियों को चुनाव जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने यह बात स्वीकार कर ली है कि उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले अपराधियों के स्तर पर होते हैं। सोचिएगा, बड़ा गंभीर आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। अपराधियों के स्तर पर भी बहुत सारे घपले होते हैं। ये भाजपा की अपनी सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी है सवालिया निशान। चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले। चुनाव आयोग हर चुनावों के पहले अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग करता है। जिस भी जगह पर उन्हें लगता है कि अमुक अधिकारी, उन पर संदेह है कि वो निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव नहीं करा पाएंगे, उन अधिकारियों को वहां से हटा दिया जाता है, नए अधिकारियों को रखा जाता है। लेकिन क्या आज 2024 के चुनाव में फर्रुखाबाद में जो हुआ, वहां क्या अधिकारियों की भूमिका क्या थी, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया गया और इतनी लाठियां, इतने मुकदमे हुए जिस दिन मतगणना हो रही थी। शायद आप भूल गए होंगे, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को हराया गया और वहां बीजेपी का कैंडिडेट जिताया गया। अगर आपको बांसगांव याद है, फूलपुर याद है, तो आपको पता होगा कि चुनाव कैसे होता है। पिछले दिनों 2022 का उपचुनाव, 2022 का लोकसभा विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, वो अगर आपको याद हो, और 2020 का बिहार का विधानसभा चुनाव आपको याद हो, साफ तौर पर विपक्षी दलों ने सबूत के साथ आरोप लगाए थे कि शासन प्रशासन की सहयोग से, क्योंकि डीएम जिले का सबसे बड़ा रिटर्निंग ऑफिसर होता है, डीएम के पास बहुत कुछ पावर होती है, पुलिस के पास बहुत पावर होती है। संभल का वो वीडियो अगर आपको याद ना हो, जिसमें पुलिस लाठी मार करके मतदाताओं को भगा रही है, आप लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। यह अधिकार इस देश के लोकतंत्र ने आपको दिया है। और अब सरकार आपको कुछ भी कराने के लिए पोस्टिंग और ट्रांसफर आपकी जाति और धर्म देखकर करती है। कहां है वो आईएएस एसोसिएशन? शासन प्रशासन के वो अधिकारी कहां हैं जो देश के सबसे बड़े एग्जाम को पास करके, देश की सेवा का संकल्प लेकर के देश चलाने में भूमिका निभाएं? उनका तो अपना एक एसोसिएशन भी है ना। क्या वो एसोसिएशन इस तरह के फैसलों पर चुपचाप मौन रहेगा? क्या उसे कोई आपत्ति नहीं कि पुलिस अधिकारी, चुनाव अधिकारी, आईएएस एसोसिएशन, आईपीएस एसोसिएशन, पीसीएस लोगों का भी एसोसिएशन जरूर होगा? क्या उन लोगों को नहीं लगता कि जाति और धर्म देख करके इस तरह के ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात जो हो रही है वो इस लोकतंत्र को कमजोर करेगी, अधिकारियों के निष्पक्ष और तटस्थ रहने को सवालिया निशान में खड़ा करेगी? तो क्या उनका कोई बयान नहीं आएगा? कोई सवाल भी नहीं पूछेंगे क्या? क्या लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक में बैठे आईएएस आईपीएस एसोसिएशन ऐसे मामलों पर चुप्पी साधे रहेंगे? क्या देश का चुनाव आयोग इस तरह की बातों का स्वतः संज्ञान नहीं लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेगा? कहां है वो हाई कोर्ट के जज जो पिछली सरकारों में हर एक फैसले में स्वतः संज्ञान लेकर के सवाल पूछा करते थे? आज वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज क्या इस तरह की बातें अगर मीडिया में आई तो एक चिट्ठी लिखकर सरकार से पूछ नहीं सकते क्या? या सब कुछ चुप हो गए हैं? या सबको लगता है कि नया भारत बनाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए जाति और धर्म देख करके इस तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग करना जरूरी है? तो स्वीकार कर लीजिए
और बधाई दीजिए इस देश के लोगों को, बधाई दीजिए इस देश के लोगों को। आज यादवों का नंबर है, कल मौर्य कुशवाहा का नंबर होगा, परसों वर्मा पटेल का नंबर होगा, अगले दिन किसी और का नंबर होगा, और बारी बारी ये नंबर आता जाएगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये उत्तर प्रदेश है साहब। इस उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बैठकर क्या कुछ हो रहा है, और इसलिए ये सामान्य बात नहीं है। ये वही प्रदेश है जहां अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो कोई सामान्य सा अपराधी भी हो, उसकी जाति अगर अखिलेश यादव की जात से मिल रही है, टीवी पर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर यादव यादव जोड़ करके खबरें चलाई जाती थी। कन्नौज में एक नवाब सिंह यादव नाम का आरोपी पकड़ाया है, जो महिलाओं के शोषण का आरोप जिसके ऊपर है, उसका सपा से लिंक होना देख करके तुरंत खबरें चलने लगी, ट्विटर भर गया, फेसबुक भर गया। बाद में पता चला कि वो तो बीजेपी वाले उसको छुड़ाने गए, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष, बीजेपी के वर्तमान जिलाध्यक्ष उनको छुड़ाने गए, बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी सबसे ज्यादा फोटो है। अचानक से फिर वो खबर गायब। माफ करिए, कृपया ऐसा समाज न बनाएं कि अपराधियों की भी जाति और धर्म देखने लगे। लोकतंत्र का तकाजा होता है, आधुनिकता का तकाजा होता है, मानवता का तकाजा होता है कि अपराधी को अपराधी मानिए। और अपराधी किसी भी जाति में हो सकते हैं, किसी भी धर्म और मजहब में हो सकते हैं, मगर किसी जाति का अपराधी मिलने पर पूरी जाति को बदनाम न करिए, किसी धर्म का अपराधी मिलने पर किसी को बदनाम न करिए। हालांकि ये हिंदुओं के साथ नहीं होता। सो कॉल्ड हिंदू अगर अपराधी पकड़ में आया तो सारे के हिंदुओं को गाली नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर वो एक मुसलमान होगा तो उसकी पूरी कौम को गालियां मिलेंगी। एक बार ठहर कर इस पर विचार करिएगा, विचार करिएगा कि बकरी से बलात्कार करना और छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार करने वाले लोगों की जातियां क्या हैं। बिहार में अगर किसी दलित बच्ची के साथ गलत करते हुए कोई यादव पकड़ा गया तो उसे भी कठोर से कठोर सजा मिले, जितना यूपी के एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार करने पर आरोपी अगर पकड़ा गया है तो जांच करके उसे भी कठोर कठोर सजा मिले, भले ही वो योगी आदित्यनाथ जी की जाति का क्यों ना हो। न्याय ये कहता है। मगर आप न्याय की कल्पना ऐसे प्रदेश में कैसे करेंगे जब वहां चुने हुए मुख्यमंत्री यानी प्रदेश के सबसे बड़े पद पर, सबसे अहम ओहदे पर बैठे हुए शख्स को जब पुलिस के लोग एक सूची देते हैं कि जाइए गोमती नगर में ये छेड़खानी कर रहे शोहदे, ये बिगड़ैल नौजवान, इन पर कार्रवाई करनी है, तो सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक यादव और एक मुसलमान का नाम लेते हैं। क्या ये यूं ही होता है? कल की जो गोमती नगर की घटना है उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे। क्या ये सामान्य बात है? क्या इस तरह के बीच समाज को बेहतर करेंगे? क्या अपराधियों को जाति और धर्म के नाम पर आप आज बचाएंगे? तमाम रेपिस्ट, चिन्मयानंद से लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर तक, जिसे बीजेपी घोषित तौर पर बचाती रही है, घोषित तौर पर बचाई है बीजेपी ने, कोर्ट का जब आदेश हुआ तब उसने कार्रवाई की। इसी तरह से अगर अयोध्या में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ है तो कठोर से कठोर जांच करके कठोर से कठोर सजा मिले, बेशक वो कोई यादव हो, कोई मुसलमान हो या कोई समाजवादी पार्टी का ही क्यों ना हो। लेकिन इस तरह की बातों को जाति और धर्म से जोड़ देना एक अच्छे समाज को नहीं बनाएगा। आज आप ताकत में होंगे तो आप ये करेंगे, कल ताकत चली गई और कल किसी ने ऐसा ही किया तो
नुकसान आपका नहीं होगा, नुकसान समाज का होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ा करीब से देखा करिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े कमाल के फैसले होते हैं। हालांकि ऐसी बातें पूरे देश में होती हैं और पूरे देश में अधिकारियों का इस तरह दुरुपयोग होता है, मनपसंद अधिकारियों की पोस्टिंग होती है, मनपसंद अधिकारियों को हटा दिया जाता है जो मन लायक काम न करे, और खुलेआम भ्रष्टाचार होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बातें साफ कह दी जाती हैं। वहां के मुख्यमंत्री अपराधी का जाति और नाम ले लेते हैं, बाकी का छुपा लेते हैं। वहां फैसले आ जाते हैं कि चुनाव में इनकी ड्यूटी नहीं लगेगी। ये वही प्रदेश है। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में, स्वागत है आपका नए देश में। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की आवाम इस तरह की बातों से कितनी अवेयर होगी, कितनी समझेगी। हमारा तो काम है कि सूचनाएं आप तक पहुंचाएं और आपको जगाएं, इससे पहले कि जागने लायक ही आप न बचें। हम इस तरह की बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप अपने विवेक से फैसला लें, खुली आंखों से दुनिया देखें और समझें कि सत्ता कैसे आपको मूर्ख बनाती है, और कहीं आप मूर्ख बन तो नहीं रहे। ठहर कर इस पर विचार जरूर करिएगा। और अगर आप जिंदा हैं और जाग रहे हैं तो सोचिए कि आपके जागते ये सब क्यों हो रहा है। ये बातचीत आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसे YouTube पर सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी की बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप इसे ट्विटर या फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।